रमेश को आज भी काम नहीं मिला। बेचारा मुंह लटकाए भारी मन से घर लौट आया। देहरी पर रात भरते ही एक साथ कई सवाल ने उसे घेर लिया। आखिर कब तक वह इस फाकाकसी को झेलता रहेगा? कब तक रूखा सूखा खाकर उसे दिन गुजारने होंगे? उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बदहाली के इस घेरे में वह कैसे बाहर निकलेगा, कैसे बीवी बच्चों को सुख से रख पाएगा। उसने दिमाग पर जोर डाला मगर कुछ पल्ले नहीं पड़ा। निजात पाने की बजाय उसमें वह उलझता ही गया। आखिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी सोच गहरी होती गई। याद आने लगे वो दिन जब वह सुख शांति की छाँव में गुजर बसर कर रहा था। न उधार लेन न माधो की देन, मगर नौकरी क्या आ गई कि उसकी किस्मत ही रूठ गई। पाई पाई का मोहताज हो गया, दाने दाने के लिए तरस गया। जब हाथ में पैसे थे तो यार रिश्तेदार सब गले लगाते थे, लेकिन जब हाथ खाली हुआ तो कोई पूछने वाला नहीं। बुलाने पर भी कोई पास नहीं फटकते। कन्नी काट कर किनारा कर लेते। मदद करना तो दूर, उल्टे उसकी गरीबी बेचारगी का उपहास उड़ाने से भी बाज नहीं आते। कटाक्ष से करते हुए कहते, कोई रोजगार क्यों नहीं कर लेते? कब तक बेकारी और फकीरी का रोना रोते रहोगे? एक तुम ही गरीब नहीं हो, और भी तो हैं, पर सभी तुम्हारी तरह मुसीबत का रोना नहीं रोते। बेचारा कट कर रह जाता था मगर प्रतिवाद नहीं कर पाता था। किस्मत का दोष मानकर सारी कड़ुहाट चुपचाप हलक में दबा लेता। अभी वह अपनी सोच में खोया ही था कि छोटा बेटा बंटू तेजी से उसके करीब आया और उसे झकझोरते हुए रोनी सूरत लिए बोला, बापू जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। माँ को कब से बोल रहा हूँ मगर वह तो कुछ बोल ही नहीं रही है। कहते कहते बंटू सिसक पड़ा। बेटे को बिलखते देखकर रमेश का कलेजा मुंह को आ गया। उसका अंतर्मन रो पड़ा। हिम्मत नहीं हुई कि बेटे से नज़र मिला सके। नजरा नीचे किए काफ़ी देर तक ज़मीन को कुरेदता रहा। एकाएक उसने नज़र ऊपर उठाई, देखा आंगन में बैठी रधिया पथराई आंखों से शून्य को ताक रही है। चेहरा उदासी की गहरी परत लिए मलिन हो चुका है। बेबसी की लकीर साफ झलक रही थी। वह समझ रहा था कि घर में अगर दाना पानी होता तो क्या वह इस तरह बेटे से नज़रें चुराती? हरगिज नहीं। कौन ऐसी माँ होगी कि घर में अनाज रहे और बेटे को खाना नहीं दे? मगर बेचारी रधिया क्या करती? वह तो खुद लाचार है। उससे पत्नी की बेबसी देखी नहीं गई और झट नजरें झुका ली। इससे पहले कि रधिया कुछ बोलती, रमेश स्वतः ही बोल पड़ा, देखता हूँ शायद कुछ व्यवस्था हो जाए। और वह झटके से बाहर निकल गया। मुसीबत जो नहीं कराए। यह सोच रमेश घर से निकलकर सीधे रघुमंडर के द्वार पर आ पहुंचा। रघुमंडर गांव के संपन्न किसान थे, अच्छी खासी खेतीबाड़ी थी। सोचा वे उसकी मुसीबतों को समझेंगे और उन्हें निराश नहीं करेंगे। इसी उम्मीद में रमेश को उनके द्वार तक खींच लाया था। वे द्वार पर ही थे कि कुर्सी पर बैठकर अखबार के पन्ने पलट रहे थे। रमेश के पहुंचते ही उसने नज़र ऊपर उठाई और हौले से बोला, कहो रमेश, किधर आना हुआ? रमेश कुछ पल खामोश पड़ा रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करें। फिर गला खकार कर सकुचाते हुए बोला, आप ही के पास आया हूँ काका, कोई ख़ास बात? रघुमंडल का अगला सवाल था, हाँ काका, मुश्किल दौर से गुजर रहा हूँ। काम क्या छूटा, मुसीबत गले पड़ गई है, पीछा ही नहीं छोड़ रही है, खाने के लाले पड़ गए हैं। हम दोनों जीव तो जैसे तैसे रह भी लेंगे मगर बच्चे को कैसे शांत रखें? कुछ पैसे उधार दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। पैसे ना सही कुछ अनाज ही दे देते, कम से कम बच्चों को तो निवाला मिल जाता। कहते कहते उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखें पनिया गई। फिर वह बहते कतरे को साफ करते हुए दृढ़ स्वर में बोला, सब दिन ऐसे ही थोड़े रहेंगे, आज न कल कोई ना कोई काम पकड़ ही लेंगे, फिर आपकी पाई पाई चुका देंगे। सुनते ही रघुमंडल हौले से मुस्कुराए,
फिर अधरों पर फीकी मुस्कान लाते हुए बोले, बड़े बुरे वक्त पर आए हो रमेश, क्या बताऊं। आज ही बोरा झाड़ कर काकी ने भात पका लिया है। बोला है चावल वाले को आएगा तब ना। देखो रहता तो मैं बोलने नहीं देता, जरूर कुछ न कुछ दे ही देता। तुम कोई गैर थोड़ा हो। मगर क्या करूं, अभी हाथ खाली हैं। नहीं तो कुछ पैसे ही दे देता। मेरा भी खर्चा पानी अभी उधार के खाते से ही चल रहा है। रघुमंडल ने सफाई दी सुनकर रमेश का मन कसेला हो गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि वे कन्नी काट रहे हैं। देना नहीं चाहते, मगर वह कर भी क्या सकता था। जब किस्मत खराब हो तो साया भी साथ छोड़ देता है। वह भारी मन से उठा और घर की ओर चल दिया। वह बही यार से होकर लौट रहा था कि धन्नू के पपीता बागान के निकट आते उसे पगडंडी पर एक पपीता गिरा मिला। पपीता देखते ही उसका मन ललचा गया। सोचा इस पपीते से पल भर के लिए बंटू संटू के पेट को जरूर ठेक मिल जाएगा, आगे फिर देखा जाएगा। यह सोचकर उसने पपीता उठा लिया। पपीता पका तो था मगर सूख गया था। उसके कोने में कौवे ने चोंच मारकर और गुदा निकालकर उसे खोदा बना दिया था। मगर कोई बात नहीं, खाया तो जा ही सकता था। भूखा पेट इतना सोचेगा तो फिर भूखा ही रह जाएगा। इसे देखकर तो बंटू बहुत खुश होगा। ख्याल आते ही एकाएक उसकी आंखें चमक उठी। निराश पथराई आंखों में खुशी के तारे झिलमिलाने लगे थे। खुशी और उत्साह से प्रफुल्लित वह पपीता लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि एकाएक धन्नू धमक पड़ा। रमेश के हाथ में पपीता देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। लगभग खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए उसे फटकारा, आपको शर्म नहीं आती? चोरी करते हुए किससे पूछकर आपने यह पपीता उठाया है? मेरी बॉडी में जो कुछ भी रहेगा तो क्या यूं ही उठा लीजिएगा? इतना कहकर उसने झटके से उसके हाथ में पपीता छीन लिया। पपीते के छीनते ही रमेश को लगा कि उसके सामने में किसी ने बेदर्दी से थाली खींच ली है। अनहोनी की आशंका में रमेश ने आंखें भींच ली। जुबान तालू से चिपक गए, मगर धन्नू का बोलना जारी था। इतने भुक्कड़ हो गए हैं कि लाज ईमान सब धोकर पी गए। लोगों के सामने तो बड़े संत बनते हैं, मगर छुप कर चोरी करते हैं। यह है आपकी असलियत। आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। बेकार जिंदा हैं। उसने बड़ी बेबाकी से उसे लताड़ा। रमेश को तो काटो तो खून नहीं। वह शर्म से धरती पर गड़ा जा रहा था। वह तो उस घड़ी को कोस रहा था जब उसने हाथ में पपीता उठाया था। पर इससे बेपरवाह धन्नू दांत पिसते हुए बोला, आपकी उम्र की लिहाज कर रहा हूँ, वरना आपकी जगह कोई दूसरा होता तो यहीं लतिया कर उसकी टांग हाथ तोड़ देता। धन्नू की बात सीधे तीर की तरह उसके दिल में उतर गई और कोने कोने को छलनी कर गई। बेहिसाब दर्द लिए उसका रोम रोम कुहर उठा, मगर उसे जुबां पर नहीं ला सका। अंदर ही अंदर सब कुछ पी गया। धीरे धीरे धन्नू के स्वर तेज और तीखे होते गए। वही शोर सुनकर उसका बाप कल्लो दौड़ा दौड़ा आया। रमेश से वह पहले से ही खार खाए बैठा था। अपनी बॉडी के पपीते लेने की बात सुनकर उसके तलवे की लहर एकाएक मगज पर चढ़ गई। मारे गुस्से से आंखें और जलने लगी। लगभग दहाड़ते हुए बोला, जी करता है रमेशवा की मार मार करके तुम्हारा थोबड़ा भसका दूं, रंग रंग बिचका दूं। कमाने का रग नहीं तो बेटा काहे पैदा किया? इसलिए कि चोरी करके पेट भरता रहे। बात कुछ ढंग से कही, मानो सही में उसने चोरी की हो। जल्दी ही गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि कल्लो की बाड़ी में चोर पकड़ाया है। जिसने भी सुना वह उसकी बाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। देखते देखते वहाँ के लोगों का अच्छा खासा मजमा लग गया। सब खी खी कर उसका उपहास उड़ा रहे थे। तरह तरह की उपमा देकर उसे कोस रहे थे कि कोई दलिद्र हर कर रहा था तो कोई छुछद्दर कर भिखारी और कोई तो उसे साथी चोर की उपाधि देते हुए थक नहीं रहा था।
बदनामी के इतने घिनौने दाग देकर बेचारा पानी पानी हो गया था। उसने लाख सफाई दी मगर किसी ने उस पर तनिक भी भरोसा नहीं किया। किसी ने किया भी तो वह उनका साथ देने सामने नहीं आ सका। वही किसी ने पंचायत बिठाकर उसे दंडित करने की सिफारिश की तो किसी ने पुलिस के हवाले कर देने का सुझाव दिया, मगर किसी ने भी उसके प्रति दया नहीं दिखाई। इन सब से घिरे रमेश की हालत उस बकरे जैसी हो गई मानो उसे अभी अभी हलाल कर दिया जाएगा। उसे समाज की कट्टरपंथी और सामंतवादी सोच पर तरस हो रहा था। तरस आ रहा था कि उसे धन्नू और कल्लो के एहसान फरामोशी पर। उसने उन दोनों के लिए क्या नहीं किया। छेड़ा कहानी में पकड़े गए धन्नू को अपनी जमानत पर लोगों के हाथ पीटे जाने से बचा लिया था। वही अब कल्लू घोटाला में फंसा तो रमेश ने ही भाग दौड़कर अपनी पहचान के वकील से सिफारिश पर उसकी जमानत करवाई थी। आज उसके बुरे दिन हैं तो उसका यह सिला है। लानत है ऐसी खुदगर्जी पर। उसे रोना आ गया था। आखिरकार बहुत ही थिकवा मंथन के बाद विचार किया गया कि उसका समाज से हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। यह न किसी के दरवाजे पर जाएगा और न किसी के खेत बाड़ी से होकर गुजरेगा और ना ही कोई इससे नाता रिश्ता रखेगा, चाहे या जैसे जिए या मरे। किसी को इससे कोई भी मतलब नहीं होगा। इस चोर चुहाड़ पर कोनो भरोसा नहीं। आगे से यह कैसा कुछ करता है तो इसकी खैर नहीं। टांग हाथ तोड़कर सीधे अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा। एक तरह से यह खुली चेतावनी थी जो रमेश के कानों में जलते लावा की तरह सुलग रही थी। इस चेतावनी के साथ ही भीड़ छटने लगी। रह गया था बस रमेश, एकदम लूटा पिटा अपनी ही नज़रों में गिरा धंसा हुआ। वह जानता था कि यह सब कुछ झूठ और अन्याय है, मगर इसके सिवा वह उम्मीद भी क्या कर सकता था। एक ज्वलंत सवाल अब भी उससे खाए जा रहा था कि ऐसे कब तक चलेगा। कब तक भूखमरी और पटेहाली की प्रहार को यूं ही सहता रहेगा। कब तक बीबी बच्चे बिलखते रहेंगे, एक एक दाने के लिए तरसते रहेंगे। क्या यूं ही जिंदगी घसीटते हुए दम तोड़ देगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह समझ रहा था यह काल चक्र है। आज कड़ी धूप है तो कल बदली अवश्य आएगी। पूरे दिन है, कल अच्छे दिन भी आएंगे। ऐसा ख्याल आते ही एकाएक वह उछल पड़ा, मानो नींद से जागा हो। वह बीवी बच्चों को इस तरह तड़पते नहीं देख सकता। बहुत सह लिया लेकिन अब और नहीं। जैसे भी हो, जहाँ भी हो, वह घर का खाना खर्चा जुटाएगा, चाहे उसके लिए उसे मजूरी क्यों नहीं करनी पड़े, ईंट पत्थर क्यों नहीं ढोने पड़े, वह करेगा। अगर किसी के आगे हाथ नहीं पसरेगा, किसी की चिरोरी नहीं करेगा। माना इस गांव ने उसे कोई काम नहीं मिलेगा, पर और भी तो गांव है। वह शहर जाकर काम कर लेगा। उसकी इस दृढ़ सोच और संकल्प ने उसके अंदर एक नई फुर्ती ला दी। एक नई शक्ति का संचार हो गया था उसके साथ। वह तेजी से डेग बढ़ाते हुए अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।